सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस एपिसोड एंड एवरी 1 डे से 1 डे की गैप में एवरीडे पार्ट आएगा एंड किसी दिन रेगुलर भी अपलोड हो सकता है, बट एवरीडे आएगा जरूर। ये बिल्कुल क्लियर है। मतलब एक दिन आएगा, एक दिन नहीं आएगा, फिर से आएगा, मतलब एक दिन के गैप में आएगा। एंड किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि एवरीडे लगातार भी आ सकता है, बट ये अभी कंफर्म नहीं है, बट आएगा रेगुलरली एंड टाइम टू टाइम। एंड गाइस सच में मजा आएगा इस एपिसोड में। चलिए देखते हैं एंड जो होने वाला सच में नेक्स्ट लेवल जाने वाली स्टोरी। एंड मैंने नहीं सोचा था कि स्टोरी में कुछ ऐसी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी जो कि इस स्टोरी का पूरा रुख बदल देंगी एंड सच में मजा आ जाएगा। सो गाइस सच में नेक्स्ट लेवल जाने वाली स्टोरी एंड जो भी होगा मजा आ जाएगा इस स्टोरी को देखकर। तो चलिए देखते हैं आखिर इस स्टोरी में होने क्या वाला है। लेट्स ट्विस्ट। अनिरुद्ध से बात करने के बाद चित्रेश समझ जाता है कि उनके लिए बस अपना फायदा इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। वो इस बात से डिसपॉइंट हो जाता है और बिला से निकल जाता है। पार्क में वो कपिस से मिलता है और कहता है कि वो अपने पिता को धोखा नहीं देगा। कपिस उसे समझाता है कि अपने बारे में सोचना गलत नहीं है। आहान और कपिस कुछ देर उसे ऑब्जर्व करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। कार के पास जाते वक्त आहान को विद्युत नजर आता है और वो उसकी मदद करने के लिए रुक जाता है। जब आहान ने उसका मामला सेटल करने की बात की तब उस ग्रुप का लीडर सामने आ गया। उसने कहा, तुम इस आदमी को जानते हो तो अच्छी बात है, इसे हमारे पैसे चुकाने हैं, तुम चुकाओ। यह बात सुनकर आहान समझ गया था कि उन लोगों को विद्युत से और कोई दुश्मनी नहीं थी, वो बस अपने पैसे वापस लेना चाहते थे। आहान ने पहले विद्युत को देखा। इस वक्त उसकी हालत बहुत खराब थी, उसके कपड़े फंस चुके थे और उसे जगह जगह चोट लगी थी। आहान ने फिर उस ग्रुप के लीडर को देखा और कहा, सिर्फ पैसों के लिए कोई किसी को इस तरह मारता है क्या? उस आदमी ने कहा, यहाँ खड़े होकर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, अगर तुम पैसे चुका सकते हो तो बात करो, वरना यहाँ से चले जाओ। आहान कुछ बोल पाता उससे पहले रिया आगे आई और उसने कहा, कितने पैसे हैं? वो जानती थी कि आहान उन लोगों से उलझ सकता है जो वो इस वक्त नहीं चाहती थी। उस आदमी ने कहा, 30,000 रुपए। रिया ने अपने ब्रांडेड बैग से 30,000 रुपए निकाले और कहा, ए लो अपने 30,000। उन गुंडों ने कभी रिया जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। उसे देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई थी। वो पैसे लेने के बहाने रिया का हाथ पकड़ना चाहते थे, पर कपिस यह समझ गया था कि इसलिए उन्हें वार्न करते हुए कहा, उसे हाथ लगाने की सोचना भी मत, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, चुपचाप पैसे लो। वो आदमी ऐसी वार्निंग से डर गया था और उसने अपने सारे ख्याल छोड़ दिए थे। उसने चुपचाप उसके हाथ से पैसे लिए और उन्हें गिनने लगा। कपिस ने फिर चिल्लाते हुए गुस्से से कहा, अब यहाँ से दफा हो जाओ। उन लोगों ने आहान और कपिस को देखा। उन्हें अपने पैसे मिल गए थे, इसलिए अब उन्हें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं था। पैसे लेकर वो लोग वहां से चले गए। वो यह भी जानते थे कि वो आहान और कपिस से पंगा नहीं ले सकते थे। उनके जाने के बाद आहान विद्युत के पास आया और उसने कहा, कैसे हो तुम? विद्युत की आंखें सूजी हुई थीं और ढंग से खुल नहीं रही थीं। उसे कुछ क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था, पर फिर भी वो आहान को पहचान गया था। उसने कहा, आप तो दिशा के बॉयफ्रेंड हो ना? ये सुनकर आहान ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो जानता था कि वो उसकी और दिशा के बीच की सच्चाई नहीं जानता था। आहान ने पूछा, ये सब क्या चल रहा था? तुम ऐसे लोगों के साथ क्यों थे? और क्या यह सब दिशा को पता है? ऐसा लग रहा था जैसे विद्युत इस बारे में उन्हें बताना नहीं चाहता था। उसने कुछ सोचा और कहा, आप दीदी को ये सब बताना मत प्लीज, मैं ठीक हूँ और आपके पैसे जल्दी वापस लौटा दूंगा। पर आहान इस वक्त पैसों के बारे में नहीं सोच रहा था। उसके लिए 30,000 कोई बड़ी बात नहीं थी और वो जानता था कि कपिस और रिया के लिए भी वो मायने नहीं रखते थे। आहान ने उसकी चोट देखी और कहा, तुम्हें बहुत चोट आई है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। इस पर विद्युत ने कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद विद्युत आहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। वो उसकी जितनी मदद करता था उसने कर दी थी। अब अगर उसे मदद नहीं चाहिए थी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस उसे वहां से जाते हुए देख रहा था। कपिस ने आहान को चिढ़ाते हुए कहा, तुम उसकी बहन के बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए और तुम उसे अकेले ही जाने दे रहे हो। आहान ने कहा, वो एक एडल्ट है, वो अपने आप को खुद संभाल सकता है।
और अपने फैसले खुद ले सकता है। मुझे उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसे विद्युत के पीछे जाने की तो ज़रूरत नहीं थी, पर वो जानता नहीं था कि वो यह बात दिशा को बताएगा या नहीं। उसने सोचा कि यह इतना बड़ा मैटर नहीं था, इसलिए वो यह दिशा को बताकर परेशान नहीं करेगा। विद्युत इस वक्त बहुत परेशान था और बेसमेंट पर लेटा हुआ था। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो होटल नहीं जा सकता था और ऐसी हालत में उसके घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बेसमेंट पर पड़ा रहा और सोचता रहा, एक दिन वो टॉप पर होगा और सब उसे जानेंगे और उसकी इज्जत करेंगे। देखते ही देखते विद्युत को वहीं पर नींद आ गई। रात बहुत हो चुकी थी और मुंबई में ठंडी हवाएं चल रही थीं, पर यह शहर कभी सोता नहीं था, इसलिए कुछ लोग अभी भी बाहर थे। कोई बस ऐसे ही वॉक कर रहा था तो कोई बैठा हुआ था। आहान भी अपने होटल रूम में था और उसकी और कपिस की कन्वर्सेशन के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते आहान को नींद आ गई। अगली सुबह वो जब उठा तब उसने उम्मीद नहीं की थी कि चित्रेश उससे मिलने आएगा। ऊपर से चित्रेश अकेला आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे उसके होटल के बारे में कैसे पता चला। उसने पूछा, तुम यहाँ? चित्रेश ने कहा, अकेले बिला से जाने के बाद हमने आपकी इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई की थी। आहान समझ गया था कि उनके लिए उसे ढूंढना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। उसे इस बात से खास फर्क नहीं पड़ता था। उसने चित्रेश को देखा और कहा, नीचे रेस्टोरेंट में जाकर बात करते हैं। तुम यहाँ मुझसे कुछ जरूरी बात करने आए हो ना? चित्रेश आहान की बात मान गया। नाश्ता ऑर्डर करने के बाद आहान उसके सामने बैठ गया। उसने कहा, तुम यहाँ पर मुझसे कपिस के मामलों के लेकर बात करने आए हो ना? आहान जानता था कि कपिस ने उसके साथ क्या किया था, पर चित्रेश आहान और कपिस के बीच का रिश्ता नहीं जानता था। वो वहाँ पर आहान से मदद मांगने के लिए आया था। उसने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद आप जानते हैं कि मुंबई में कपिस को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। वो भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, पर लोग उससे नफरत भी करते हैं। ऐसे लोग बस कुछ वक्त के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, जिंदगी भर के लिए नहीं। आहान ने कहा, हाँ मैं ये सारी बातें जानता हूँ, पर यह सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? भले ही वो हार जाए, पर फिर भी वो हमेशा मेरा दोस्त रहेगा और वैसे भी अभी की सिचुएशन देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो हारने वाला है। चित्रेश ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, अभी के हालात हमारे लिए खराब हैं। हमने कपिस को अंडर एस्टिमेट किया था। उसके पास बहुत पैसा और पावर है, पर अगर वो हार जाता है तो फिर लोग याद रखेंगे कि उसके अगेंस्ट कोई खड़ा हुआ था। कपिस को हराने वाले का बहुत नाम होगा। आहान ने कहा, हाँ ऐसा तो जरूर होगा, पर फिर भी तुम यह सब बातें मुझसे क्यों कर रहे हो? कहीं तुम यह तो नहीं चाहते हो कि मैं कपिस के खिलाफ तुम्हारा साथ दूं? आहान ने भले ही यह बात मजाक में बोली थी, पर चित्रेश इस बात को लेकर बहुत सीरियस था। उसने कहा, मैं यही सोच रहा था, अगर आप कपिस के खिलाफ मेरा साथ दें तो मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूं। आप सबसे पहले चूज कर सकते हैं कि आपको कपिस के एसेट्स में से क्या चाहिए। आहान यह बात सुनकर हैरान हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसके सामने ऐसा ऑफर रखेगा जहां वो कुछ भी सबसे पहले चूज कर सकता था। उसने तो बस यह बात मजाक में कही थी, पर चित्रेश इसके बारे में ही सोच रहा था और वो यह नहीं जानता था। आहान ने पूछा, क्या अनिरुद्ध जी जानते हैं कि तुम ऐसा करना चाहते हो? चित्रेश कुछ देर तो चुप रहा, पर फिर कहा, नहीं, उन्हें यह नहीं पता, क्योंकि वो प्रॉफिट कम या उसे शेयर नहीं करना चाहते। आहान चौंक गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यह सब बातें उसे इतनी सच्चाई से क्यों बता रहा था। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम्हें मुझे यह बात नहीं बतानी चाहिए थी। चित्रेश ने कहा, मैंने आपको यह बात इसलिए बताई है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरा विश्वास करें। मेरे डैड अब नहीं जीत सकते हैं। बैटल उनके हाथ से निकल चुकी है, इसलिए अगर अब मुझे जीतना है तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है आप। आहान ने कहा, तो तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपने दोस्त, अपने भाई के खिलाफ जाऊंगा? चित्रेश ने कहा, जब अपना फायदा हो रहा हो तो फिर कोई भी किसी के अगेंस्ट जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं भी आपका बहुत फायदा करवाऊंगा। आहान हैरान था, क्योंकि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जो आदमी कपिस के बहकावे में नहीं आ
रहा था वो उसे बहकाने की और अपनी साइड करने की कोशिश करेगा। आहन चित्रेश की हालत जानता था। उसे अगर जीतना था तो फिर उसके पास उससे मदद मांगने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वो सिर्फ उसकी मदद से ही जीत सकता था। अनिरुद्ध उसके घर का था, इसलिए उसे यह सब बात समझाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था। अभी सब कुछ कपिस का था और अगर आहन चित्रेश का साथ देने के लिए मान जाता तो कपिस के हारने के बाद सब कुछ आहन का हो सकता था। चित्रेश सोच रहा था कि इतनी बड़ी ऑफर को आहन मना नहीं कर सकता है, पर अफसोस आहन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके पास अपना पैसा और पावर थी जिसके दम पर वो कुछ भी कर सकता था। उसने कहा, अगर मैं बहुत लालची या फिर बहुत एम्बिशियस इंसान होता तो शायद तुम्हारी बात मान लेता, पर ऐसा नहीं है। मेरे पास सब कुछ है और अगर तुम मेरे बारे में पता कर लेते तो शायद तुम मेरे पास यह रिक्वेस्ट लेकर कभी नहीं आते। चित्रेश यह सुनकर हैरान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई ज्यादा पैसे लेने के लिए क्यों मना करेगा। वो यह सब समझ नहीं पा रहा था और आहन उसे यह सब समझाने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने एक आखिरी बार चित्रेश को देखा और वहां से उठकर चला गया। आहन को वहां से जाते देख चित्रेश बस निराश ही हो सकता था। अब उसके पास अपने सौतेले बाप और कपिस में से किसी एक को चुनने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। चित्रेश हार नहीं मानना चाहता था। अगले दिन दोपहर को 3 बजे वो फिर उसी पार्क में पहुंच गया। आज मौसम ठंडा था और तेज हवाएं चल रही थीं। आहन ने कपिस को बताया था कि चित्रेश उससे मिलने आया था, इसलिए अब कपिस जानता था कि चित्रेश उससे मिलने भी जरूर आएगा, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो भी अभी पार्क में था और चित्रेश का इंतजार कर रहा था। कपिस ने कहा, लगता है यह अपने बाप को धोखा देने के लिए तैयार है। रिया उन गुंडों को पैसे दे देती है और पैसे मिलने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। जब आहन विद्युत को हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है तब वो मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह चित्रेश आहन से मिलने आता है और कपिस को हराने में उसकी मदद चाहता है, पर आहन उसे साफ मना कर देता है। इसके बाद चित्रेश कपिस से मिलने जाता है। वो पार्क में उसका इंतजार कर रहा है और कपिस दूर से ही उस पर नजर रखते हुए था। कपिस ने कहा, लगता है ये अपने बाप को धोखा देने के लिए तैयार है। उसके पास रिया भी खड़ी थी जिसने कहा, ही इज सच अ डॉग। कपिस ने स्माइल किया और कहा, कुत्ते भी सच्चे होते हैं, कम से कम वो वफादार तो होते हैं, अपनी मालिक को तो नहीं काटते। चित्रेश लगभग 1 घंटे से वहां पर इंतजार कर रहा था। ऐसा नहीं था कि कपिस लेट आया था, वो बस उसका धैर्य पेशेंस टेस्ट करना चाहता था। पिछली बार चित्रेश ने उससे बहुत अकड़ में कहा था कि उसे लेट आने वाले लोग पसंद नहीं हैं, पर आज वो चुपचाप कपिस का इंतजार कर रहा था। कपिस भी टाइम पर पहुंचकर उस पर नजर रखे हुए था। कुछ देर बाद रिया ने कहा, अब काफी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। कपिस ने कहा, अगर तुम कहती हो तो हम चलते हैं, वरना मेरा तो अभी भी उससे इंतजार करवाने का मन कर रहा था। इतना कहने के बाद वो चित्रेश के पास जाने लगते हैं, पर रिया अभी भी वहीं पर इंतजार कर रही थी। कपिस नहीं चाहता था कि रिया बार बार लोगों के सामने आए। कपिस को देखकर चित्रेश खड़ा हो गया। उसने बहुत इज्जत के साथ कहा, कपिस। आज उसका रवैया एटीट्यूड पिछली बार की तरह अभी मानी एरोगेंट नहीं था, बल्कि बिल्कुल शांत था। कपिस ने कहा, सॉरी मुझे देर हो गई, दरअसल मैं ट्रैफिक में फंस गया था। उसने सबसे आम बहाना बनाया। चित्रेश जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने कहा, दरअसल मैं आपसे मिलना चाहता था। आपको पता हो वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले। कपिस ने कहा, अगर तुम साफ साफ नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम क्या बात करना चाहते हो। चित्रेश बहुत शर्मिंदा हो गया था। वो नहीं जानता था कि कपिस उसकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है, पर वो इस वक्त ऐसी स्थिति में था कि वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने कहा, बात उसके साथ हाथ मिलाने की है। कपिस ने कहा, अच्छा तो ये बात है। इस पर चित्रेश ने कहा, मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा है। कपिस ने ऐसे दिखाया जैसे वो बहुत गहरी सोच में है, पर फिर उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम जितनी देर करोगे तुम्हें उतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो। चित्रेश ने उससे पूछा, क्या करवाना चाहते हो तुम मुझसे।
मैं चाहता हूँ कि तुम अनिरुद्ध को जान से मार दो। ये सुनकर चित्रेश बहुत हैरान हो गया था। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कपिस ने कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वैसे भी वो अभी के जो हालात है, अनिरुद्ध जिंदा लाश से कम नहीं है, तो अच्छा यही होगा कि तुम उसे मुक्ति दे दो। ये सुनकर चित्रेश बिल्कुल चुप हो गया था। उसने कपिस की तरफ देखा क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि कहीं कपिस मजाक तो नहीं कर रहा था, पर कपिस बहुत सीरियस लग रहा था। ये देखकर चित्रेश को पसीना आने लगा। कुछ मिनट ऐसे ही बीत गए। उधर रिया को बहुत अजीब लग रहा था। उसे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फीलिंग थी। अगले ही पल उसने जब कपिस की तरफ देखा तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। उसने देखा कि चित्रेश ने कपिस के सीने में चाकू घोंप दिया। उसके बचने का कोई चांस नहीं था। अगले ही पल कपिस वहीं पर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें बस ऊपर आसमान को देख रही थी। मरते वक्त कपिस की आंखों में अजीब सा भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत बड़ा धक्का लगा था और वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि चित्रेश ऐसा भी कर सकता था। पार्क में वो लोग अकेले नहीं थे, बल्कि बहुत सारे लोग थे। उनके आसपास भले ही सन्नाटा था, पर जिसने भी ये देखा था वो बहुत डर गया था। लोगों ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और वो लोग जल्दी ही आ गए। कपिस बहुत हाई प्रोफाइल इंसान था, इसलिए वहां पर न्यूज चैनलों की भी भीड़ लग गई और बहुत सारे लोग भी जमा हो गए थे। आहान को कपिस के बारे में न्यूज से ही पता चला था। उसे चित्रेश का चेहरा साफ नजर नहीं आया था, पर उसकी पर्सनैलिटी देखकर वो समझ गया था कि वो चित्रेश ही था। जब आहान पार्क में पहुंचा तब रिया की हालत बहुत खराब थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था। उसका खूबसूरत चेहरा बिल्कुल डल पड़ गया था। एक बार के लिए आहान ने उसे पहचाना नहीं। पहचानते ही उसने रिया को संभाला। वो उसकी बाहों में रो रही थी। आहान उससे कोई भी सवाल करता तो अभी रिया के पास कोई जवाब नहीं होता। जब आहान के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा तो वो रिया को अपने होटल ले गया। उसने रिया को अपने बेड पर सुलाया और खुद रूम के बाहर चला गया। इस वक्त आधी रात हो चुकी थी। यह बात सब जगह फैल गई थी कि कपिस का मर्डर हुआ है और खूनी वहीं पर पकड़ा गया। आहान के मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चित्रेश ने ऐसा क्यों किया था। क्या ये उसका पहले से प्लान था या फिर अचानक से वहाँ ऐसा कुछ हुआ कि उसे ये करना पड़ा। अगर उसने ऐसा कर दिया था तो फिर वहाँ से वो भागा क्यों नहीं? वो पुलिस के आने का इंतजार क्यों करता रहा? आहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो कपिस की फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ था। कपिस का परिवार इस वक्त मातम मना रहा था। वहाँ पर अफरा तफरी मची हुई थी। किसी के पास भी आहान से बात करने का वक्त नहीं था, पर उनकी नज़र में कपिस इतना जरूरी नहीं था जितना उसका पैसा जरूरी था। कपिस के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए जितने भी लोग उससे जुड़े थे वो सब उसका पैसा लेना चाहते थे। जब कपिस की फैमिली में से किसी ने उससे बात नहीं की तब उसके पास एक ही इंसान बचा था, वो था वर्धन। अब वर्धन ही था जो उससे कुछ बता सकता था। वर्धन ने आहान का कॉल रिसीव कर लिया था। उसके फोन उठाते ही आहान ने कहा, वर्धन, वहाँ पर क्या चल रहा है? वर्धन खुद नहीं जानता था कि वहाँ पर क्या चल रहा था। उसने कहा, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये सब हो गया। आहान ने कहा, मुझे नहीं पता। मैंने कपिस के घर पर कॉल किया था पर कोई फोन नहीं उठा रहा। तुम जानते हो कि क्या चल रहा है? वर्धन कुछ जानता था। उसने कहा, कपिस सर की मौत हो गई है। सर, आपने सोचा है कि मुंबई शहर का कपिस की मौत के बाद क्या हुआ? आहान हैरान हो गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बात का क्या मतलब था। वर्धन ने कहा, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी कपिस सर की संपत्ति लेने में मदद कर सकता हूँ। ये सब बहुत जल्दी हो जाएगा। कुछ नुकसान तो होंगे पर मुनाफा भी बहुत ज्यादा होगा। कपिस सर के पास कितना पैसा है ये तो सब जानते हैं। आहान थोड़ा सोच में पड़ गया था। कपिस की मौत को कुछ ही वक्त हुआ था, पर फिर भी उसकी मौत से ज्यादा सब उसके पैसों के बारे में सोच रहे थे। उसके मन में एक ही ख्याल आया कि वो सब कितने पत्थर दिल है। उसने कहा, वो सब कपिस की फैमिली का है, इसलिए हमें ये मैटर उन पर छोड़ देना चाहिए। उसने फैसला कर लिया था कि वो इन सब में नहीं
पढ़ना चाहता, पर फिर भी वर्धन ने कहा, आहान सर, वो इस सब के लायक नहीं है, वो यह सब डिजर्व नहीं करते। आहान ने भी ऐसा कुछ सोचा था, पर फिर भी वो इन सब में नहीं पढ़ना चाहता था। उसने अभी वर्धन के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। वर्धन बहुत निराश था, पर फिर भी उसने कहा, आहान सर, अगर आप अपना मन बदलें तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करना। तब तक मैं सब कैसे हासिल करना है उसके बारे में सोचता हूँ। बात क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की है। कपिल सर की फैमिली ये सब नहीं जाने देने वाली। उनके हाथ तो जैसे जैकपॉट लग गया है। आहान ने इसके आगे वर्धन से कोई बात नहीं की। रिया अभी भी उसके रूम में थी। अब उसे समझ आ रहा था कि रिया इतना क्यों रो रही थी। कपिस की फैमिली के पास तो उसका पैसा था, पर कपिस के जाने के बाद रिया के पास कुछ भी नहीं था। वो एक तरह से बेघर हो गई थी। कपिस के परिवार को सब कुछ मिलने वाला था, पर रिया के हाथ कुछ नहीं आने वाला था। कानून यही होना था। आहान जानता था कि रिया बहुत दर्द में होगी, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। उसे याद आया कि रिया ने कहा था कि अगर कपिस मर गया तो वो भी उसके साथ मर जाएगी। जब आहान रूम में आया तो उसने देखा कि रिया बेड पर सोई हुई थी। जैसे ही वो अंदर आया, रिया चौंक गई। उसे ऐसा देखकर आहान ने कहा, सॉरी, मैं बाहर चला जाता हूँ। रिया ने कहा, क्या तुम रुक सकते हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। आहान जानता था कि उसका डरना नॉर्मल है, क्योंकि कपिस की मौत उसके सामने हुई थी। उसने कहा, ओके। इसके बाद वो रिया की साइड में आकर बैठ गया। रिया ने कहा, सब कुछ कितना शांत है। वो बहुत उदास थी। आहान ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। इसके बाद वहाँ पर फिर से सन्नाटा हो गया। अब आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तब रिया ने कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर आहान ने कहा, कपिस तो मर चुका है, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपनी जान दे दो। रिया ने कहा, अरे पहले तो यही सोचा कि मैं मर जाऊं। कपिस मर चुका है तो फिर अब मेरे जिंदा रहने का क्या ही फायदा है। मैं मरना चाहती हूँ, पर जब भी मैं मरने के बारे में सोचती हूँ मैं बहुत डर जाती हूँ। आहान ने उसे समझाते हुए कहा, मौत बहुत डरावनी चीज है, तुम्हें इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। भले ही कपिस मर गया, पर तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। तुम बहुत कुछ कर सकती हो। रिया ने उससे पूछा, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ? आहान के पास उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बिल्कुल चुप हो गया था। रिया भी चुप हो गई थी। कुछ देर की शांति के बाद रिया ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम मुझे हक कर सकते हो? यह सुनकर आहान ने थोड़ा सा हैरान हो गया था। उसे रिया के इरादे समझ नहीं आ रहे थे। क्या रिया यह सब मासूमियत में कर रही थी या फिर उसका कुछ और मकसद था? जब चित्रेश कपिस से मिलने आता है तब उसे लगता है कि वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है, पर चित्रेश कपिस के सीने में चाकू घोंप देता है। कपिस मर जाता है और कपिस चित्रेश को पुलिस ले जाती है। आहान रिया को संभालता है और अपने होटल ले जाता है। वहां पहुंचकर वो वर्धन से एक कॉन्ट्रैक्ट करता है और वर्धन कहता है कि सब बस कपिस की प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं। तब आहान को समझ आता है कि कपिस की मौत के बाद रिया की हालत इतनी खराब क्यों हो गई थी। रिया आहान से पूछती है, क्या वो उसे गले लगा सकती है? हग करने की बात को लेकर आहान थोड़ा हैरान हो गया था, पर उसके बाद इसके बारे में वो ज्यादा नहीं सोचता। उसने रिया से पूछा, इसके बाद तुम सो जाओगी? उसने कहा, हाँ। इसके बाद आहान ने उसे हक कर लिया। रिया उसकी बाहों में बहुत कंफर्टेबल फील कर रही थी। वो बीच बीच में उसके बहुत करीब आ रही थी और उसका शरीर सहला रही थी। उसकी इस हरकत से आहान थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। वो तुरंत रिया से दूर हो गया। उसे अपने से दूर जाता देख रिया ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगी, बस मुझे अपनी बाहों में रहने दो। इतना बोलने के बाद वो फिर से आहान से लिपट गई। आहान बहुत हैरान और परेशान था। उसे पूरी रात नींद नहीं आई थी। वो बस रिया के बारे में सोच रहा था। उसका बर्ताव बहुत अजीब था। उसे नींद कैसे आ सकती थी? पूरी रात जब सब कुछ बहुत शांत था। अगली सुबह आहान जब उठा तो रिया उसके पास सुकून से सोई हुई थी। आहान ने उसे अपने आप से दूर किया और फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। अपना मुंह धोने के बाद वो थोड़ा फ्रेश फील कर रहा था। जब वो बाहर आया तो रिया बैठी हुई थी। उसने कहा, तुम मुझे अपना सकते हो, मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकती हूँ। आहान की आंखें बड़ी हो गईं। उसने कभी भी रिया को इस नज़र से नहीं देखा था।
और उसने उसकी मदद भी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि कपिस उसका दोस्त था। उससे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लड़की कल तक कपिस के लिए रो रही थी आज वो उसके सामने ऐसा सवाल कर रही थी। उसकी बातें सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, आज तो तुमने ऐसा कह दिया, पर अगर आज के बाद तुमने ऐसा कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सीधा तुम्हें बाहर भेज दूंगा, फिर तुम भले ही कैसी भी हालत में क्यों ना हो। रिया ने आहान को बहुत सीरियसली देखा ताकि वो ये समझ सके कि वो क्या सोच रहा था, पर आहान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। तभी आहान ने उससे कहा, तैयार हो जाओ। उसके बाद उसके ए बोलते ही रिया समझ गई थी वो बहुत सीरियस हो गया था। वो अभी भी उसी की तरफ देख रहा था। आहान ने भी उसे देखा और वहां से चला गया। आहान के लिए दोस्ती बहुत इम्पोर्टेंट थी। रिया कपिस के साथ थी, इसलिए उसकी मौत के बाद उसे लगा कि उसे उसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। उसने सोचा कि रिया ने उससे जो कुछ भी कहा था शायद मजबूरी और बेबसी में कहा था। कपिस उसका करता धरता था और अब उसे जीने के लिए किसी और की जरूरत थी। आहान ने मन में सोचा, पहले मैं इस रिया को अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ। अगर मुझे एक बार भी लगा कि ये अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है तो मैं इसे इसके हाल पर छोड़ दूंगा। सोचते सोचते वो होटल से बाहर निकल चुका था। वर्धन ने उसे बहुत सुबह मिलने के लिए बुलाया था। मुंबई की सुबह बहुत तेज थी। सूरज उगे बस कुछ ही देर हुई थी, पर बहुत सारे लोग अपने घरों से निकल चुके थे। आहान जब वर्धन के पास बताए फूड स्टॉल पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी कुछ चेयर्स पर सोया हुआ था। आहान ने सोचा कि वो कोई भिखारी होगा। सामने टेबल पर भी एक आदमी सर टेक कर सोया हुआ था। आहान को वहाँ कुछ खाना नहीं था, इसलिए उसने उस आदमी को नहीं उठाया। उसने जब अंदर देखा तो वर्धन एक खिड़की के पास बैठा हुआ था। आहान उसके सामने जाकर बैठ गया। वर्धन उसे टेढ़ी नजरों से देखने लगा। ये देखकर आहान ने कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वर्धन ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस क्यूरियस हूँ कि आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। आपको सच में पैसों में इंटरेस्ट नहीं है? इतना बड़ा जैकपॉट आखिर कौन छोड़ता है? आहान मुस्कुराया। उसने कहा, पैसों की जरूरत उसे होती है जिसके पास पैसे नहीं होते। मेरे पास बहुत पैसा है। ये बात सुनकर वर्धन भी स्माइल करने लगा। ये देखकर आहान ने कहा, मुझे ये पैसे कपिस की वजह से नहीं चाहिए। कपिस की वजह से ही मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर वर्धन मुस्कुराया। उसने कहा, कपिस सर की वजह से ही मैं आपको ये सब लेने के लिए कह रहा हूँ। कपिस सर अपनी फैमिली से कभी भी क्लोज नहीं थे। वो उनका बस नाम का परिवार था। अगर उनके नाम के पीछे भी जौहर नहीं लगा होता तो फिर वो उनसे कब का डील कर चुके होते। अगर उनका परिवार नहीं होता तो वो अब तक पूरे मुंबई पर कब्जा कर चुके होते। अगर आप मुझसे पूछें तो कपिस सर अपने परिवार से नफरत करते थे। आहान ने कैजुअली अपना हाथ हवा में लहराते हुए कहा, एक कपिस और उसकी फैमिली का मैटर है और मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हें भी इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है। कपिस मर चुका है, इसलिए अब हमें उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वर्धन हार मानने वाला नहीं था। वो किसी भी तरह आहान को मनाना चाहता था, इसलिए उसने कहा, आहान सर, ये सबसे अच्छा मौका है। अगर ये मौका चूक गया तो कपिस सर की सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। क्या आपको अच्छा लगेगा कि उनका इतना बड़ा एम्पायर ऐसे बर्बाद हो जाए? आहान वर्धन की बातें चुपचाप सुन रहा था। कपिस उसका दोस्त था, इसलिए कपिस की प्रॉपर्टी पर उसका कोई हक नहीं था। कपिस के अपने परिवार से भले ही कैसे भी रिश्ते हों, पर उसकी जायदाद पर हक उनके परिवार का ही था और आहान उनसे वह हक नहीं छीन सकता था। आहान कपिस के पतन के बारे में भी सोच रहा था। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, तुम जो कह रहे हो वो मैं सब जानता हूँ और सब समझता भी हूँ, पर मुझे अभी भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सुनने के बाद वर्धन ने आहान की आंखों में बहुत उम्मीद से देखा। अगर उसे एक उम्मीद की किरण नजर आ जाती तो फिर से उसे मनाने की कोशिश करता, पर आहान अपनी बात पर खड़ा हुआ था एंड अड़ा हुआ था।
वर्धन उसका एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। आहान को कुछ भी बोलना बेकार है क्योंकि उसने अपना फैसला कर लिया था। वर्धन निराश होकर कुर्सी का सहारा लेकर बैठ गया। उसने कहा, फिर हमारे पास मुंबई में होने वाले कुछ चेंजेस देखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जौहर फैमिली कपिस सर की संपत्ति को संभाल नहीं पाएगी और वो किसके हाथ में जाएगी ये जानना भी इम्पॉसिबल है। आहान जानता था कि वर्धन बहुत मायूस था। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, पर अब कपिस सर मर चुका है। रिया भी मेरे साथ है और उसका मूड भी बहुत खराब है। एक बार वो स्टेबल हो जाए फिर मैं उसके लिए मुंबई में एक घर खरीद दूंगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखो। आखिर मैं हमेशा मुंबई में तो नहीं रह सकता हूँ ना। ये सुनकर वर्धन ने कहा, रिया आपके साथ है। आहान ने वर्धन को रूम वाली बात और बाकी सब कुछ बता दिया। वो वर्धन का चेहरा देख रहा था। उसने कहा, एक्चुअली मैं तुम्हारे बारे में भी सोच रहा था। अगर मैं रिया की देखभाल तुमसे करवाना चाहता हूँ तो मुझे भी तो तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर तुम कपिस का बिजनेस देखना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं उसकी फैमिली से बात करूँगा। भले ही कपिस नहीं है पर वो लोग भी मेरी बात सुन लेंगे। अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना है तो तुम मेरे साथ भी जा सकते हो। कपिस को तुम पर भरोसा था, इसका मतलब तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ये सुनकर वर्धन को बहुत अच्छा लगा। वो भी अपने बारे में सोच रहा था, पर क्योंकि उसके दिमाग में इस वक्त कपिस के बिजनेस के बारे में बात चल रही थी इसलिए वो अपने बारे में ज्यादा नहीं सोच पा रहा था। अब उसके पास टाइम था इसलिए वो अपने बारे में सीरियसली सोच सकता था। वर्धन ने प्रैक्टिकली सोचना शुरू किया। वो जौहर फैमिली में नहीं रह सकता था क्योंकि वो लोग उसकी एबिलिटी को नहीं समझ सकते थे। उसने सोचते हुए कहा, अगर मैं आपके साथ चलूं तो आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? आहान ने इसके बारे में कुछ खास नहीं सोचा था, यह बस उसके लिए एक आइडिया था। उसने कहा, तुम बताओ, मुझे लगता है तुम्हें मेरी कोई एक कंपनी मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तुम्हें मेन कंपनी में कोई पोस्ट असाइन कर सकता हूँ। आई होप वो तुम्हें स्टेट के साथ जस्टिफाई करेगी। वर्धन ने कुछ नहीं कहा। वो बहुत वक्त से बहुत कुछ मैनेज कर रहा था। अगर आहान ने उसे एक ऐसा कुछ ऑफर नहीं करता तो जो उसके स्टेट को जस्टिफाई करे उसके लिए सही हो तो फिर किसी चीज का कोई मतलब नहीं था। सब कुछ मीनिंगलेस था। आहान ने वर्धन की आंखों में देखा। उसमें ना कोई खुशी का एक्सप्रेशन था और ना ही कोई डिसअपॉइंटमेंट पर, क्योंकि कपिस को उस पर भरोसा था इसलिए आहान को भी उस पर भरोसा था। पर वो उसे इतना अच्छे से नहीं जानता था इसलिए वो उसे कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं दे सकता था। वर्धन को देखने के बाद उसने कुछ सोचा और कहा, मैं तुम्हें HR मैनेजर की पोस्ट दे सकता हूँ। इसके बाद सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। अगर तुम्हें अच्छा काम किया तो तुम्हें ऊपर उठा दिया जाएगा और तुम उठ सकते हो, और अगर नहीं किया तो फिर नीचे भी आ सकते हो। ये एक तरह से वर्धन को सारे स्टाफ की जिम्मेदारी और कंपनी की बागडोर संभालने जैसी जिम्मेदारी थी। आहान की कंपनी कोई छोटी नहीं थी जिसमें बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट था। ये सुनकर वर्धन भी थोड़ा हैरान हो गया था। वो नहीं जानता था कि आहान उसे लो लेवल एम्प्लॉय समझेगा, पर वो उसके बारे में ऐसा सोचेगा ये वो भी नहीं जानता था। पर वो भी अपने बारे में कम नहीं सोचता था। जब आहान उसे इतना अच्छा मौका दे रहा था तो फिर वो उसे हाथ से जाने नहीं दे सकता था। उसने स्माइल करते हुए कहा, अगर आपने मेरे लिए ये सोचा है तो सही ही सोचा होगा। मैं अपना बेस्ट दूंगा और आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं करूंगा। आहान भी मुस्कुराने लगा पर मन ही मन में परेशान था। उसने वर्धन को ये पोजीशन दे तो दी थी पर वो नहीं जानता था कि उन्हें उसकी ज़रूरत थी भी या नहीं। अगर उसे वैकेंसी नहीं मिली तो उसे किसी को उस पोस्ट से हटाना पड़ेगा, जो बिल्कुल आसान नहीं होगा। वर्धन का मामला तो सेटल हो गया था पर रिया अब तक सेटल नहीं हुई थी। पहले वो उसे मुंबई
मैं घर दिलवाकर वर्धन को सौंपना चाहता था, पर अब तो वर्धन खुद उसके साथ मनाली आ रहा था। फिर रिया के बारे में आहान क्या सोचेगा? आहान रिया को हक करने के लिए मान जाता है, पर वो पूरी रात सो नहीं पाता है। अगली सुबह जब वो मुंह धोकर बाहर आता है तब रिया उसे कहती है कि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले, पर आहान को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो मना कर देता है। अब आहान रिया के बारे में सोच रहा था। पहले वो उसे वर्धन की देखभाल में छोड़ने वाला था, पर अब वर्धन खुद मनाली चलने वाला था, इसलिए उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने कहा, तुम मेरे साथ चल रहे हो तो रिया को भी हमें अपने साथ ही ले जाना होगा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे मनाली कैसे लेकर जाऊं। वर्धन ने कहा, अगर आपको उसे मनाली ले जाने में प्रॉब्लम है तो मैं ले जाता हूं। वैसे भी मैं अकेला हूं तो कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा। आहान और रिया के बीच में कुछ नहीं था, पर फिर भी वो नहीं चाहता था कि कोई उसके बारे में बात करे। वो और सनाया अब सिर्फ दोस्त थे, पर फिर भी वो नहीं चाहता था कि सनाया उसके बारे में कुछ गलत सोचे। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों के मनाली आने का अरेंजमेंट करता हूँ। जब तक वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तब तक वो भिखारी और काउंटर पर बैठा आदमी भी उठ गए थे, पर फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं आया था और सब बस दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो फिर से बोल सो गए। बात करने के बाद वर्धन और आहान वहां से बाहर निकल गए। अब आहान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे वापस होटल जाना चाहिए या नहीं। रिया अभी भी वहीं थी और उन दोनों के बीच में बहुत ऑकवर्ड मोमेंट हो चुका था। आहान बहुत कुछ सोच रहा था और फिर वो वापस होटल नहीं गया। वो एक कॉफ़ी शॉप में चला गया जहां उसने लगभग पूरा दिन बिताया और वर्धन और रिया के मनाली चलने का पूरा प्लान बनाया। रात को वो वापस उस फूड स्टॉल में आया जहां वो वर्धन से मिला था और एक भिखारी की तरह 3-4 कुर्सियों पर सो गया। जल्द ही आहान मनाली जाने के लिए तैयार हो गया। वो बहुत वक्त से मनाली नहीं गया था और ये साल का वो टाइम था जब मनाली में बहुत ठंड होती है। फिर वो मनाली आने वाला था। रिया भी उसके साथ आने वाली थी, पर वर्धन कुछ दिन और वहां पर रुकना चाहता था। वो देखना चाहता था कि कपिस के एम्पायर का क्या होता है। आहान ने फ्लाइट की टिकट्स बुक कर दी थी, इसलिए वो वहां नहीं रुक सकता था और रिया भी नहीं रुकना चाहती थी क्योंकि उसके पास बाहर रहने के लिए कुछ भी नहीं था। आहान और रिया ने फ्लाइट पकड़ ली। पीछे मुंबई में क्या होने वाला था इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब दोनों फ्लाइट में बैठे थे तब दोनों आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। रूम में जो भी हुआ था उसके बाद दोनों एक दूसरे से थोड़ा कटे हुए थे। आहान कर भी क्या सकता था, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ी देर सो जाए। जैसे ही उसने आंख बंद की वहाँ एक लड़का आया और उसने रिया से कहा, हेलो ब्यूटीफुल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा है। आहान ने अपनी आंख नहीं खोली। वो उनकी बातें सुनना चाहता था। वो देखना चाहता था कि रिया इस लड़के से कैसे डील करती है जो उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। रिया समझ गई थी कि वो उससे फ्लर्ट कर रहा है। उसने कहा, रियली, मुझे भी लग रहा है ऐसा कि जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा है, पर कहाँ ये मुझे याद नहीं आ रहा है। आहान अभी भी आंखें बंद करके उनकी बातें सुन रहा था। उस लड़के ने रिया से कहा, अगर ऐसा है तो फिर जरूर कोई कनेक्शन होगा। मुझे लगता है कि हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्या पता हमें याद आ जाए कि हम कहाँ मिले थे। ये बोलते हुए वो लड़का मुस्कुरा रहा था। इसके बाद उसने कहा, वैसे ये टॉपिक मैं लेकर आया हूँ तो मैं ही बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम आदेश बंसाली है। मैं अभी फ्रांस से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया हूँ। मुझे लगता है कि हम कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड जगह पर मिले होंगे। रिया ने कहा, मेरा नाम रिया है और मैं शायद आपकी जैसी नहीं हूँ। मैं बहुत ऑर्डिनरी लड़की हूँ। आदेश ने कहा, आप मजाक कर रही हैं ना, आप ऑर्डिनरी लड़की हो ही नहीं सकती। आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रही हैं। आपका टेम्परामेंट बताता है कि आप एक बहुत नोबल फैमिली को बिलोंग करती हैं। आपका स्टेट और वाइब्स बहुत रॉयल है और सिर्फ बातें आपकी खूबसूरती को जस्टिफाई नहीं कर सकती। आप किसी परी से कम नहीं हैं। यू आर सो प्रिटी। ये सारी बातें सुनकर रिया का चेहरा लाल हो गया था और वो शर्मा गई। उसने कहा, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं।
मुझ में ऐसा कुछ नहीं है जो आप मेरी इतनी तारीफ करें। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं कोई राजकुमारी हूँ। आदेश ने कहा, अगर इस जमाने में राजा रानी जैसा कुछ होता तो आप दुनिया की सबसे खूबसूरत राजकुमारी होती। आहान जो ये सारी बातें सुन रहा था उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिया उस लड़के को इतना एंटरटेन क्यों कर रही है। आदेश की बातें सुनकर वो बहुत चिड़ा हो गया था। तभी आदेश ने पूछा, क्या आप अकेले ट्रेवल कर रही हैं? रिया ने अचानक से आहान की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं अपने फ्रेंड के साथ ट्रेवल कर रही हूँ। आदेश ने आहान की तरफ उंगली की और कहा, ये जो सो रहे हैं वो आपके फ्रेंड हैं? रिया ने कहा, हाँ। अब ये लोग आहान के बारे में बात कर रहे थे और सिचुएशन ऐसी थी कि आहान अपनी आंखें भी नहीं खोल सकता था। अगर उसका नाम आते ही वो अपनी आंखें खोल लेता तो वो दोनों यही सोचते कि आहान इतनी देर से नाटक कर रहा था। रिया ने कहा, हाँ। इसके बाद दोनों आपस में एक के बाद एक टॉपिक पर बात करने लगे। दोनों फैशन, ट्रैवल और लाइफ स्टाइल के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ी ही देर में ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। आदेश ने शक करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को जानते हो। तभी आहान ने उसकी तरफ देखा। वो एक बहुत यंग लड़का था। हालांकि उसने कहा था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करके आया है, पर फिर भी उसे देखकर थोड़ा वो हैरान था। जब आहान ने उसे देखा तो वो स्माइल करने लगा और आहान ने भी एक फेक स्माइल कर दी। दोनों की ये पहली मुलाकात थी, पर फिर भी आहान का उसकी तरफ जेस्चर अच्छा नहीं था। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है? आदेश को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने वो इतना रूखा बर्ताव क्यों कर रहा था। उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसने कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मुझे बस आपके एक्सप्रेशन अजीब लगे इसलिए मैंने ऐसे कहा। रिया भी आहान की तरफ देख रही थी, जैसे उससे जानना चाहती थी कि वो उसने ऐसा क्यों किया। आहान ने कहा, हमारे बीच में क्या हुआ है ये भी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। आदेश समझ गया था कि आहान नाराज है। वो किसी बहस में उलझना नहीं चाहता था। उसने रिया से धीरे से कहा, रिया, मैं भी कुछ दिन मनाली में ही हूँ। अगर आपको सही लगे तो क्या आप मुझसे फिर से मिलना चाहेंगे? आई विल बी प्लीज फॉर मीटिंग यू। रिया ने कहा, द प्लेजर इज ऑल माइन। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने नंबर एक्सचेंज कर लिए। दोनों बहुत फ्रेंडली हो गए थे। रिया को देखकर आहान को समझ नहीं आ रहा था कि उसके और कपिस के बीच में कैसा रिश्ता था। रिया कपिस से ऐसा प्यार करती थी। उसके मरने के बाद पहले वो आहान से उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बारे में पूछ चुकी थी और अब एक अनजान लड़के के साथ इतना पैशनेट कनेक्शन कर रही थी। कुछ देर सोचने के बाद आहान ने इस ख्याल को अपने मन में से निकाल दिया। वैसे भी एक बार वो रिया के रहने की और सरवाइव करने की जगह अरेंज कर दे, फिर उससे कोई लेना देना नहीं होगा। फ्लाइट लैंड हो गई थी और वो दोनों बाहर आ गए थे। आहान अब पिछली बार ग्लोबल मार्शल आर्ट कंपटीशन से वापस आया था। तब हिमानी उसका एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही थी, पर इस बार वो यहाँ नहीं आई थी। वो आहान के और अपने रिश्ते को लेकर श्योर नहीं थी, इसलिए उसे भूलने के लिए वो पढ़ाई करने अब्रॉड चली गई थी। उसे नहीं लगता था कि आहान कभी उसका हो पाएगा, इसलिए उसे भूल जाना ही ठीक था। आहान बहुत वक्त बाद मनाली आया था, इसलिए वो बहुत खुश था और रिलैक्स था। मनाली उसका बेस था। यहाँ पर उसके बहुत सारे बिजनेस थे और साथ ही यहाँ पर उसे बहुत सारे लोग जानते भी थे। मनाली आते ही आहान को ऐसे लगा जैसे वो अपनी पीसफुल और कंफर्टेबल लाइफ में वापस आ गया हो। आहान ने ब्रोकर से कहकर रिया के लिए घर अरेंज करवाना था। उसने कुछ घर दिखाए जिसमें से रिया कोई भी घर चूज कर सकती थी। वर्धन उनके आने के एक हफ्ते बाद मनाली आया था। आहान उसे पर्सनली एयरपोर्ट पर पिकअप करने आया था। ये देखकर वर्धन बहुत खुश हो गया था। अब उसे फ्यूचर को लेकर सीरियस होना था। वो जान गया था कि आहान उसकी बहुत वैल्यू करता था। जब वो आहान की लग्जरी कार में बैठे तब आहान ने कहा, वेलकम टू मनाली। अब ये पूरा शहर तुम्हारा है और तुम जैसे चाहो वैसे अपना टैलेंट दिखा सकते हो। क्या तुम तैयार हो? वर्धन ने कहा, आप सिर्फ मनाली को देख रहे हैं। आपने एक ऐसी जगह इतने सारे बिजनेस खड़े किए हैं तो फिर कुछ तो अलग होगा ना। आहान मुस्कुराया और उसने कहा, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मैं कपिस जैसा नहीं हूँ जिसे सिर्फ पैसों से मतलब है। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें
अच्छे पैसे मिलेंगे और अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, पर तुम्हारी ग्रोथ का फैसला मेरे हाथ में होगा। ये सुनकर वर्धन हैरान हो गया था। उसे नहीं लगा था कि उसका नया बॉस ऐसी बातें बोलेगा। वर्धन ने कहा, अगर मैंने आपकी कंपनी में कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया तो वो आहान से पूछता है कि अगर उसकी वजह से आहान के बिजनेस को नुकसान हो गया तो ये बात सुनकर आहान हैरान हो गया था। उसने कहा, अगर तुम ऐसा कर पाओ तो फिर मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हो जाऊंगा। ये सब इतना आसान नहीं है। उसकी इस बात पर दोनों स्माइल करने लगे। इसके बाद कार एक होटल के सामने रुकी। आहान ने वर्धन के लिए वहां पर एक स्वीट बुक किया था। उसने कहा, मैंने सोचा कि तुम अकेले हो इसलिए कुछ वक्त तुम्हारा होटल में रहना ठीक होगा। तुम लड़के हो तो तुम्हारे लिए काम और घर साथ में संभालना आसान नहीं होगा। यहाँ पर तुम्हें रहने की भी जगह मिल जाएगी और खाने के लिए भी यहाँ ऑप्शंस हैं। वर्धन ने सोचा कि यह बहुत अच्छा आइडिया था। उसने नहीं सोचा था कि आहान इतना थॉटफुल होगा और उसके कंफर्ट के लिए यह फैसला लेगा। उसने कहा, यह आपने अच्छा किया। मैं रास्ते में यही सोच रहा था कि अगर मुझे अकेले रहना पड़ा तो मैं कैसे रहूँगा। दोनों होटल की लॉबी में बैठे थे। वो लोग जो भी वहाँ रह रहे थे वो बहुत एलीट, रिच और हाई फाई लग रहे थे। चारों तरफ सब कुछ चमक रहा था और स्टाफ भी सबसे बहुत प्यार से बात कर रहा था। आहान ने कहा, तो हम अंदर चलकर देखें। वर्धन ने कहा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपसे अपने फ्यूचर प्लान के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। आहान ने सुनकर हैरान था। उसने बहुत क्यूरियोसिटी से वर्धन को देखा। वो अभी अभी मनाली आया था, पर उसने अपने फ्यूचर का प्लान भी बना लिया था। आहान ने कहा, पहले मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करो, पर अब तुम इतने एक्साइटेड हो तो मुझे ही बात बता दो कि क्या प्लान है। आहान ने ये बात बहुत लाइटली बोली थी, पर वर्धन ने उसे बहुत सीरियसली ले लिया था। उसने अपने बैग से एक फोल्डर निकाला और आहान को दे दिया। वहाँ पर किसी को किसी से मतलब नहीं था, इसलिए वो लॉबी में बैठकर ये बात कर सकते थे। आहान ने उससे फोल्डर लिया और उसे देखने लगा। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। आहान इतना सब नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने कहा, जो भी है तुम बता दो, मैं इसे पढ़ना नहीं चाहता। वर्धन ने कहा, ओके, मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है, पर फिर भी मैंने कुछ इन्वेस्टिगेट किया था। आपके बिजनेस के बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जान पाया, पर मुझे जितना पता चला उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आहान ये सुनकर क्यूरियस हो गया कि कम इंफॉर्मेशन भी है, उसे इतना कुछ कैसे पता चल गया था। उसने कहा, अच्छा, तुम्हें मेरे बिजनेस में कमियां नजर आ रही हैं। वर्धन बिल्कुल घबराया नहीं और उसने बहुत फ्रैंकली आहान से बात की। उसे उसके गुस्सा या नाराज होने का कोई डर नहीं था। उसने कहा, हाँ, एक प्रॉब्लम है। आपके नाम के अंडर बहुत सारी कंपनीज हैं। बहुत सारी तो नई कंपनीज हैं, पर बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो बहुत पुरानी हैं। आहान जानता था कि उसके नाम पर बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर्ड थीं, पर कितनी पुरानी थी और कितनी नई थी वो ये नहीं जानता था। उसने राजदादा फैमिली से बहुत सारा बिजनेस भी टेक ओवर किया था। वो अपने बिजनेस के बारे में इतना नहीं जानता था, पर वर्धन बहुत कुछ जानता था। ये सोचकर आहान को थोड़ी शर्म भी आ रही थी। उसने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? वर्धन ने कहा, आपकी कंपनीज के अकाउंट्स बिल्कुल सही नहीं है, कैश फ्लो भी बहुत खराब है, कोई भी डिटेल्स मैच नहीं हो रही है। आहान ने कहा, तो फिर आप इससे कैसे डील करना चाहते हो? वर्धन ने कहा, अगर आपको उन लोगों को सपोर्ट करना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि हमें कुछ लिमिट सेट करनी पड़ेगी। जो बैंड डेट्स एक कंपनी में हैं वो बाकी कंपनीज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और यह सही नहीं है। आगे जाकर कंपनी संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आहान ने कुछ सोचा और कहा, इसे तुम अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो, पर ध्यान रखना कि ज़्यादा रूथलेस ना हो। तुम HR मैनेजर हो तो अपने हिसाब से तुम स्टाफ से डील कर सकते हो और उन्हें वार्निंग दे सकते हो। वर्धन ऐसा नहीं करना चाहता था। उसके दिमाग में इस प्रॉब्लम की जड़ को खत्म करने का एक दूसरा प्लान था, पर आहान ने मना कर दिया था, इसलिए अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने कहा, यह सब मैंने नोटिस किया है, इसलिए आपको बता दिया।
आप चिंता मत करो, मैं कोई गलत फैसला नहीं लूँगा। आहान ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। वर्धन ने सीरियसली कहा, ये तो बस शुरुआत है, मैं आगे के फ्यूचर प्लान्स भी आपको जल्द ही बताऊंगा। मैंने देखा है कि आपकी कंपनी इन्वेस्ट के लिए हमेशा एक ट्रेंड फॉलो करती है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ट्रेंड से हटकर कुछ नहीं करोगे तो फिर ज़्यादा कभी नहीं कर पाओगे। आहान ने कहा, तो तुम ऐसा सोचते हो, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक तुम हमेशा पैसे कमाओगे, कभी कम तो कभी ज्यादा। वर्धन ने कहा, बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है। अगर पैसों की बात करें तो आपके पास इतना पैसा है कि आपकी 7 पुश्तें आराम से बैठकर खाएंगी। आहान वर्धन की ये सारी बातें सुनकर हैरान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर बात पैसों की नहीं थी तो फिर बात आखिर क्या थी। आहान ने कहा, तुम जो बात कह रहे हो वो बहुत मिस्टीरियस है और मुझे समझ नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि ये फैसले अगर तुम लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे भी तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता है। वर्धन मुस्कुराया और उसने कहा, मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, पर आपके बिहेव पर डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। मैं अपनी फील्ड में कुछ भी कर सकता हूँ, पर ये फैसला सिर्फ एक लीडर का हो सकता है। अगर आप कोई फ्यूचर गोल सेट करें तो मैं अचीव करने में पूरी मदद करूँगा आपकी। आहान ने कहा, जो कहना है साफ साफ कहो। वर्धन ने कहा, सर आपने कभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के बारे में सोचा है? अगर आप दुनिया में सबसे अमीर और सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हैं और आपके दिमाग में कोई प्लान है तो मैं उसे पूरा करने में आपकी मदद कर सकता हूं। आहान थोड़ा हैरान हो गया था। उसने कहा, दुनिया का सबसे अमीर और सक्सेसफुल आदमी? तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। वर्धन ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी के पास पैसा ना हो और वो ये सब कहने की सोचे तो उसे मजाक कहा जा सकता है, पर आपकी बात अलग है। आपके पास इतना पैसा है कि अगर आप ये सपना देखो तो उसे पूरा किया जा सकता है। पैसा और पावर सब कुछ करवा सकता है। आहान बहुत क्यूरियोसिटी से उसे देख रहा था। वो देखना चाहता था कि वो जो बोल रहा था वो सच था या फिर मजाक कर रहा था। जब आहान ने कुछ नहीं बोला तब वर्धन ने भी कुछ नहीं बोला। दोनों बस काफी देर तक होटल की लॉबी में बैठे रहे। कुछ देर बाद आहान ने कहा, तुमने अभी जो भी कहा मैं उसके बारे में जरूर सोचूंगा। अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। जब भी मेरे दिमाग में कुछ आएगा मैं तुम्हें उसके बारे में जरूर बताऊंगा। वर्धन ने स्माइल किया और कहा, अगर आप कुछ सोचते हैं तो मैं उसे अचीव करने में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट बनूंगा। आहान के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वर्धन उसकी तरफ इतना लॉयल क्यों है। उसने कहा, तुम अभी मुंबई से आए हो और तुमने अभी इतना कुछ सोच लिया है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें आराम करना चाहिए। वर्धन ने कहा, ठीक है, मैं कल आपसे ऑफिस में मिलता हूँ। इसके बाद आहान खड़ा हुआ और वहाँ से निकल गया। वर्धन भी अपने रूम में चेक आउट करने चला गया। इस वक्त आहान के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उसने कभी भी दुनिया का सबसे अमीर और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के बारे में नहीं सोचा था। जब वो इन सब के बारे में सोच रहा था तभी उसके पास दिशा का कॉल आया और उसने उसे बताया कि उनका गोल्ड का बिजनेस बहुत फ्लरिश कर रहा है। उनके प्रोडक्ट्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी बहुत बिक रहे हैं। यह सब सुनकर आहान बहुत खुश हो गया था। आहान रिया के घर आ गया था। उसने रिया को घर तो दे दिया था पर सरवाइव करने के लिए उसका पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी था। वो उसी के बारे में उससे बात करना चाहता था। उसने कहा, तुमने आगे का क्या सोचा है? रिया ने कहा, पता नहीं, मैंने अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। इस पर आहान ने कहा, पर तुम जानती हो ना कि सरवाइव करने के लिए तुम्हें कोई जॉब करनी पड़ेगी। रिया ने कहा, हाँ, मेरे पास कोई खास स्किल्स नहीं है। कबीर के साथ मैं बस उसका थोड़ा काम मैनेज करती थी। आहान ने कहा, तो अब तुम मेरा काम मैनेज कर सकती हो। मैं शायद कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे एक पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत होगी जो मेरा काम देख सके। क्या तुम ये काम कर पाओगी? रिया ने कुछ सोचा और कहा, तुम सच बोल रहे हो? आहान ने कहा, हाँ, तो फिर आज से तुम मुझे आहान सर बोलोगी। कल 9 बजे ऑफिस
जाना, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज वहाँ पूरी हो जाएंगी। रिया ने कहा ओके मैं आ जाऊंगी। उसकी खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। आहान ने कहा मैं तुम्हें जॉब दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपना काम सीरियसली नहीं करोगी। तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। रिया ने कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगी। आहान बिल्कुल मुस्कुराया और उसने कहा तुम नहीं आप। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। आहान ने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि उसने रिया के चेहरे पर चमक और उम्मीद दोनों देखी थी। वो समझ गया था कि रिया एक काम करना चाहती थी। अपने घर पहुंचने के बाद आहान ने वर्धन की बात के बारे में बहुत सोचा। उसने जब काफ़ी कुछ एनालाइज और कैलकुलेट किया तब उसे एहसास हुआ कि वो और बड़ा आदमी बन सकता था। आहान ने अपने कुछ आदमियों को रिसर्च पर लगाया और उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए कहा। कुछ ही देर में उसके पास अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट आ गई। उसने मन में सोचा पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। उसके चेहरे की स्माइल बता रही थी उसके दिमाग में एक प्लान था। उसने अपने फ्यूचर गोल की तरफ एक प्लान बनाया था। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस पहुंचा तब वहां वर्धन भी पहुंच चुका था। वो बहुत शिद्दत से अपना काम कर रहा था। थोड़ी देर में वहां रिया भी आ गई थी। उसने एक प्रॉपर बिजनेस सूट पहना हुआ था और अब वो ड्रामेटिक रिया नहीं बल्कि बहुत प्रोफेशनल लग रही थी। वह आहान के पास आकर कुछ कहने ही वाली थी कि आहान ने कहा चलो बाहर चलते हैं। इतने में ही वर्धन समझ गया था कि आहान ने कुछ सोचा है। इसके बाद दोनों रिया के बुक करवाए हुए रेस्टोरेंट में पहुंच गए। रिया भी उनके साथ थी। उसे देखकर वर्धन हैरान था। उसकी हैरानी देखकर आहान ने कहा मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, इसलिए मुझे पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत होगी। रिया मेरी नई पर्सनल असिस्टेंट है। आहान क्या बड़ा करने के बारे में सोच रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सो गाइस आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे एंड सच में आगे तबाही मचने वाली है एंड क्या चीज़ें हैं जो निकल के आएंगी एंड मज़ा आने वाला आगे के एपिसोड्स में। तो गाइस यार चैनल पर तो सब्सक्राइब तो यार कर दें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना प्लीज़। दिल से कमेंट तो जरूर से करके जाना कुछ भी। एंड नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा टाइम टू टाइम पे एंड मज़ा आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे की वीडियो लेकर। सच में मज़ा आ जाएगा जो भी होने वाला है। आखिर क्या होगा आहान का गोल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।